जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपके लिए UPSSC पेट स्पेशल जो क्विज दूसरा है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्विज अपलोड कर दिया था हमने आपको, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और हम आपको जो UPSSC पेट स्पेशल क्विज है उसकी प्लेलिस्ट नीचे बनाकर दे देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको पूरे क्विज मिल जाएंगे जितने अपडेट होते जाएंगे। और आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी भी लाना शुरू कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लास पूरी आपको हम पढ़ाएंगे। हालांकि हैंड रिटन नोट्स को स्कैन करके उसके माध्यम से पढ़ाएंगे, तो पढ़िएगा, पूरी कंप्लीट की जाएगी आपको पॉलिटी। और वो भी M लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ के हमने नोट्स बनाए हुए हैं, और आप उसको कवर करिएगा। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। फ़िलहाल UPSSC का एग्ज़ाम है 28 और 29 अक्टूबर को, तो उसके लिए हमने आपको पहला क्विज दे चुके हैं, ये दूसरा क्विज है। तो अब हम इसे शुरुआत करते हैं। आपको इस क्विज को पूरी तरीके से देखना है, हमने इसे डिटेल्स में डिस्कस किया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएँ तो कमेंट करिएगा। उसके बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी पेट की तैयारी कर रहा हो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ये जो हमने इसमें दूसरा कोई नंबर का क्विज बनाया, पहले में हम आपको कुछ बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। इसमें हमने आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ क्विज बेस्ड क्वेश्चन भी हों, तो उन्हें देख लीजिएगा। तो हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे, आप परेशान ना होइए। वन लाइनर क्वेश्चन है तो उससे कोई मतलब नहीं, पूरा डिस्कशन रहेगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सबसे पहले बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर थे। इन्होंने क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए गए थे, फिर इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, और इनका क्या नाम था? बिस्मार्क नाम था। इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। तो उन सभी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ की नीति से उसे सॉल्व किया था, उन सभी का एकीकरण किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारतीय बिस्मार्क, यानी भारत की बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 562 रियासतों में जो 3 रियासतें थीं उन्हें किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल किया था? हैदराबाद जो रियासत थी, जो निज़ाम वहाँ पर शासन था, उन्हें ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया था, और उसके द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जूनागढ़ जो रियासत थी उसे जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया, और जो कश्मीर रियासत थी उसे विलय पत्र के माध्यम से, आर्टिकल 370 दिया जाता है बात के, तो उसे विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया। राजा हरि सिंह थे उस समय कश्मीर के। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो अगर राष्ट्रीय आय के आकलन के बारे में बात करें तो सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो हैं मूलतः एक पारसी थे, और इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कब किया था? 1876 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। पहली बार किसी भारतीय के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 अधिवेशन में अध्यक्षता की। कौन कौन से अधिवेशन थे जिनमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की? दूसरा अधिवेशन, 5वां अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन के बाद 5वां नहीं 9वां अधिवेशन और 22वां अधिवेशन। इन तीनों अधिवेशनों में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, तो इसको साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये दादा भाई नौरोजी ही थे। ब्रिटिश संसद, या कभी कभी ये कह दिया जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का जो ब्रिटिश संसद का भाग है उसका सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हम बताएंगे दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में इनकी पुस्तक का नाम बताइए कि किस पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? आप जानते हैं आगरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? ये अकबर ने कराया था। अकबर ने कराया था, जो मुग़ल बादशाह था अकबर, उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था और फिर इसे अपनी राजधानी के रूप में भी इसने फतेहपुर सीकरी को शामिल रखा, राजधानी बनाकर इसे अपने राज्य में शामिल रखा था। तो ये जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1572 के आसपास फतेहपुर सीकरी का निर्माण शुरू होता है। फतेहपुर सीकरी में आपको क्या देखने को मिलता है? फतेहपुर सीकरी में यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल देखने को आपको मिलता है फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर ने शासन सत्ता जो संभाली थी, 13 वर्ष की आयु थी उसकी। 1556 ईस्वी में इसने शासन सत्ता संभाली थी और 1605 तक ये बादशाह रहता है। मुग़ल वंश का ये बादशाह रहता है, यानी दिल्ली का बादशाह मान लीजिए, मुग़ल सल्तनत का बादशाह मान लीजिए रहता है। ये हुमायूं का पुत्र था और मुग़ल वंश का ये तीसरा बादशाह था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। और अकबर जब शुरुआत में 1556 में आता है तो इससे पहले ही सबसे पहले हेमू से इसे युद्ध करना पड़ता है। तो इसके एवज में इसके जो संरक्षक था बैरम खां, वो युद्ध का नेतृत्व करता है और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें अकबर की विजय होती है और हेमू पराजित होता है। तो ये इस प्रकार से बादशाह बन जाता है। फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अकबर ने कुछ और प्रमुख कार्य किए थे जिनके बारे में जान लीजिए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। पहले जब था कि हिंदू जब तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उन्हें कर देना पड़ता था, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने 1563 ईस्वी में। इसके अलावा जजिया कर जो था, जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्हें जजिया कर देना पड़ता था, तो इसने जजिया कर भी 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इसने एक इबादत खाना बनवाया 1575 ईस्वी में और इसने एक सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। तो याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कुल मिला के किस स्थान पर स्थित है लक्षद्वीप नामक द्वीप? तो आप जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप में मात्र एक ही ज़िला है, यहाँ पर केवल एक ज़िला है लक्षद्वीप में। इसके अलावा ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की अगर राजधानी की हम बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। भाषा की अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, तो लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। पेट में एक दो बार शायद पूछा गया है कि मलयालम कहाँ की भाषा है, तो हम बताएंगे लक्षद्वीप की। वैसे तो केरल की है, लेकिन लक्षद्वीप की भाषा पूछी गई थी तो वो मलयालम है। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप के हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो केरल हाई कोर्ट ही लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है। और लक्षद्वीप की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप की स्थापना होती है। पहले ये किस नाम से था? पहले इसका नाम था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। ये 3 द्वीप थे पहले, 3 द्वीपों का नाम था। इन्हें फिर एक साथ संगठित कर दिया जाता है तो लक्षद्वीप इसका नाम रख दिया जाता है। लक्षद्वीप के बारे में हम एक फैक्ट और जान लेते हैं कि भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा है लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है। आप सभी नाम जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचा क्या है ये माउंट एवरेस्ट शिखर। नेपाल में से सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तराइन के दूसरे युद्ध में। लेकिन इससे पहले एक युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है, वो 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और एक साल बाद वापसी करता है मोहम्मद गौरी और दूसरे युद्ध में 1192 जो था तराइन का दूसरा युद्ध में हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो जो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, फिर पृथ्वीराज चौहान का बाद के वध कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की महाराणा प्रताप और अकबर का ये बीच ये युद्ध था। अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व मानसिंह के द्वारा किया गया और महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति के रूप में हाकिम खान सूरी थे। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया था, लेकिन कुछ में लिखा रहता है कि ये युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ था। तो 18 जून 1576 को युद्ध होता है हल्दी घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जो है विजयी होता है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 16 मार्च को, मतलब 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा कहाँ पे है? खानवा जो है आगरा के पास एक जगह पड़ती है खानवा, उसमें युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा का। बाबर क्या करता है, इस युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। जो ये खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर और राजपूत जो सेनाओं का एक संघ था जिसका नेतृत्व किया था राणा सांगा ने, उसमें युद्ध होता है और बाबर इसमें विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? सबसे पहले तो हम बक्सर का युद्ध बताते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 22 या 23 अक्टूबर 22 और 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें 3 लोग की संयुक्त सेनाएं रहती हैं। शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेनाओं का युद्ध होता है अंग्रेज़ों की सेना के साथ, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और बक्सर के युद्ध में ये जो संयुक्त सेना है ये हार जाती है, हेक्टर मुनरो विजयी होता है, यानी अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। इससे पहले एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कहते हैं जिसे, वो कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो नादिया ज़िले में पड़ता है प्लासी, पश्चिम बंगाल में, उस जगह पर हुआ था। और किसके साथ हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य। सिराजुद्दौला क्या था? बंगाल का नवाब था। और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो अंग्रेज़ जीत जाते हैं इसमें। सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर जाफ़र और वहाँ के जो एक अमीर थे जगत सेठ, उनके द्वारा धोखा करके षड्यंत्र से सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। फिर बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को, जिसमें अंग्रेज जो है
इसमें भी अंग्रेज इसमें भी विजयी होते हैं और हेक्टर मुनरो ने इस बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज़ों को दे दी जाती है। और ये जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, ये किसके किसके मध्य हुई थी? ये मुग़ल सम्राट शाह आलम और अंग्रेज़ों के मध्य होती है 12 अगस्त 1765। इसी के 3 दिन बाद, इसी के चौथे दिन मान लीजिए 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य होती है। इसमें क्या रहता है, इसमें बंगाल में मतलब जो दूसरी संधि होती है, इसमें शुजाउद्दौला के जीते हुए क्षेत्रों को अंग्रेज़ों के द्वारा लौटा दिया जाता है और कुछ जिस क्षेत्रों से वो लगान वसूलता था, उसे उन क्षेत्रों को लगान वसूलने का अधिकार भी वापस दे दिया जाता है। और शुजाउद्दौला की जो राज दरबार है, उसमें शुजाउद्दौला के खर्च पर अंग्रेजी सेना शुजाउद्दौला की सुरक्षा के लिए रख दी जाती है। तो ये जो था बक्सर का युद्ध जब होता है, इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है, क्योंकि जब इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, इसमें क्या रहता है, अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं। तो जो दीवानी अधिकार थे, यानी राजस्व वसूलने के अधिकार थे अंग्रेज़ों के पास, और प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व रहता है नवाब के पास। तो इस प्रकार से इसमें बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो सर्वप्रथम पुर्तगाली आया था, उसका क्या नाम था? वास्को डे गामा। वास्को डे गामा 1498 में कब आता है? 1498 में आता है, कालीकट में आता है, कालीकट में। और यहाँ के जो राजा था जमोरिन, उसके द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था और उसी ने भारत में सर्वाधिक पुर्तगाली साम्राज्य का प्रभाव डाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहाँ ने मोती मस्जिद जो बनवाई थी वो आगरा शहर में बनवाई थी। आगरा में इसने ताजमहल भी बनवाया था और ये मोती मस्जिद भी बनवाई थी। तो जो मोती मस्जिद इसने बनवाई है, ये आगरा के किला परिसर, आगरा में जो किला है उसके परिसर में ही इसने मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहाँ का जो काल था वो मुग़ल काल में वास्तुकला का स्वर्णकाल के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि बहुत सी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण इसके शासनकाल में हुआ और मयूर सिंहासन का भी निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में ही होता है। शाहजहाँ के अगर बात की जाए कि शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था, तो शाहजहाँ ने 24 फरवरी 1628 को गद्दी संभाली थी और 1658 तक ये अपने गद्दी पर रहा। तो लगभग 30 साल इसने शासन किया था। और ये इसका जो बचपन का नाम था, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और ये मुग़ल सल्तनत का, यानी मुग़ल वंश का 5वां बादशाह था। इसके अलावा जो इसके समय पे बुंदेलखंड का विद्रोह होता है, 1628 से 1637 तक बुंदेलखंड का विद्रोह चलता है। और ये जो 1658 पर ये अपनी गद्दी छोड़ता है, तो इसे मजबूर किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब इसको कैद कर देता है आगरा किले में ही, और ये लगभग 8 साल कैद रहता है आगरा किले में। फिर इसकी 1666 में मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ के समय में कुछ जो यात्री आए थे, विदेशी यात्री, उनके बारे में भी जान लेते हैं। शाहजहाँ के समय में टेवर्नियर नामक एक फ्रांसीसी यात्री आता है। क्या नाम था? टेवर्नियर, जो एक जौहरी था। इसके अलावा एक फ्रांसिस बर्नियर आता है। फ्रांसिस बर्नियर आता है जो एक चिकित्सक था। इसके अलावा इटली के 2 यात्री आते हैं जिनका नाम था मनुची और पीटर मुंडी। 2 यात्री आते हैं इटली के जिनका नाम था पीटर मुंडी और मनुची। ये 2 इटली के यात्री भी शाहजहाँ के काल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो हमने आपको बताया था कि जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था। कब?
1464 में समाप्त कर दिया था। इसके बाद किस मुग़ल बादशाह ने दोबारा लगाया, तो औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। इसने सिजदा और पैबोस नामक जो प्रथाएं, ईरानी प्रथाएं अपनाई गई थी उसे बंद कर दिया था। नौरोज उत्सव मनाना बंद कर दिया था और तुलादान और झरोखा दर्शन जैसी प्रथाओं को भी बंद कर दिया था। औरंगजेब कब से कब तक शासन संभालता है? औरंगजेब ने शासन संभाला था 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर के किले में इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब क्या रहता है? मुग़ल वंश का 6वां मुग़ल बादशाह रहता है। इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। एक बात और फैक्ट याद रखिए कि सर्वाधिक जो हिंदू सरदार थे वो औरंगजेब के शासनकाल में ही थे। लगभग 33% जो सरदार हिंदू थे वो सर्वाधिक औरंगजेब के शासनकाल में थे। अकबर से ज़्यादा हिंदू सरदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और ये अपनी जो जीवन शैली थी, इसकी बहुत ही साधारण जीवन शैली थी। अपना ये खर्च कुरान की नकल और टोपियाँ सीकर जो भी इसे रुपए मिलता था उसी से ये खर्च चलाता था। एक बात और जो फैक्ट है याद रखना है, औरंगजेब ने सन 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर ये 1683 में दक्कन पर जाता है मराठों से निपटने के लिए और फिर ये वापस नहीं लौट के आ पाता। दक्कन में ही युद्धों में फंसा रहता है और वहीं पर इसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है। इसकी कब्र जो है खुलदाबाद, जो औरंगाबाद शहर इसने बसाया था, नाम बदला था औरंगाबाद शहर, तो वहीं पर खुलदाबाद में इसकी कब्र बनी हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जो जैन संघ की स्थापना की थी वो पावापुरी में की थी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में है। महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और अंतिम तीर्थंकर भी यही हैं जैन धर्म के। इसके अलावा इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 1527 ईसा पूर्व में पावापुरी में। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, तो प्रतीक चिन्ह के रूप में महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह माना जाता था। क्या था? सिंह था। और महावीर स्वामी के जो गणधर थे उनकी संख्या थी 11, लेकिन इनके जीवन काल में ही सारे गणधर मारे जाते हैं। केवल सुधर्मन नामक एक गणधर जीवित रहता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा गणधर उनकी मृत्यु के बाद जीवित रहता है महावीर स्वामी की, तो सुधर्मन नामक गणधर जो है जीवित रहता है। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग करके ये सत्य की खोज में चले गए थे। फिर 30 वर्ष की आयु से लेकर 42 वर्ष की आयु तक इन्होंने 12 वर्ष तक तप किया था। फिर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था और ये निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए थे। जैन धर्म के जो 4 सिद्धांत थे इन्होंने उसमें अपना 5वां सिद्धांत जोड़ा। तो इनके जो 5 सिद्धांत बनते हैं वो हैं सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य था ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो जो भागवत घोषित किया था उस विदेशी दूत का नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस क्या था? हेलियोडोरस का अभिलेख कहते हैं ये कहाँ पे है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। बेसनगर नामक जो स्थान है उसके पास ये जो है अभिलेख स्थित है, इसलिए इसे बेसनगर का अभिलेख या हेलियोडोरस का अभिलेख भी कहा जाता है। कहाँ पे है? विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है ये अभिलेख। और राजा भागभद्र के दरबार में ये हेलियोडोरस नामक यूनानी दूत आया हुआ था। इसने स्वयं को भागवत घोषित किया था। 110 ईसा पूर्व के आसपास इसने इस अभिलेख का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इस प्रकार इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की नींव पड़ जाती है।
और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में अकबर और हेमू के मध्य होता है, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है, जिसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, और दूसरे युद्ध में अकबर जीत जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लूनी नदी कहाँ पर है? राजस्थान में है। यहाँ का पानी अत्यधिक खारा है लवणता के कारण, इसलिए इसे भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से होता है। ये उत्तराखंड में है, और ये पहली बार मैदानी जो स्पर्श करती है, मैदानों में पहली बार आती है। पहला स्पर्श मैदान में हरिद्वार में करती है। हरिद्वार में पहला मैदानों में स्पर्श करती है। उसके बाद ये इसका जो विलय होता है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना विलय करती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिरती है। कुल जो लंबाई है भारत और बांग्लादेश को मिला के गंगा की तो 2525 किलोमीटर है। और ये जो गंगा है, देवप्रयाग में पहले गंगा नाम नहीं रहता, अलकनंदा और भागीरथी नाम से दो धाराएं आती हैं, और ये दोनों देवप्रयाग नामक स्थान पर एक साथ जोड़कर गंगा नदी बनाती हैं। अगर गंगा की हम सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, सोन, केन, रामगंगा, ताप्ती गंडक, कोसी, काच्छी, ये सब जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? लाइकोपिन होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में प्रमुख रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल प्रमुख रूप से टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत की सीमा में जो एकमात्र स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार में स्थित है। और ये इस जो बैरन द्वीप है यहाँ पे 2005 में विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी जागृत हुआ था, जो लगातार अभी तक समय समय पर लावा उगलता रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था कहाँ पे हुआ था, यानी प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में एक जगह है जिसे मृगदाव या ऋषिपत्तनम कहते हैं। वहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद प्रथम उपदेश दिया था। और जो सर्वाधिक अगर उपदेश पूछा जाए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। अरविंद घोष जो हैं पहले क्रांतिकारी थे, बाद में वो योगी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लगभग 1907 में ये सूरत अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। उसके बाद फिर इन्हें जब गिरफ्तार किया जाता है फिर ये 1910 में छूटते हैं। उसके बाद ये क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थे उससे किनारा करके ये अपने आध्यात्मिक विकास में लग जाते हैं और योगी के रूप में अपना बाकी जीवन बिताते हैं। इन्होंने अपना जो आश्रम बनाया था, आश्रम का नाम क्या था? ऑरविले आश्रम का नाम था। ये पौंडीचेरी में स्थित है। और इन्होंने कुछ बुक भी लिखी हैं, जैसे वंदे मातरम, दिव्य जीवन और लेटर्स ऑन योग, ये इनकी बुक हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना के बारे में अगर हम बताएं तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। गदर पार्टी के अगर बताया जाए, जो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। क्या नाम था? सोहन
सिंह भाखना मतलब ये संस्थापक सदस्य भी थे और इन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा संस्थापक उपाध्यक्ष थे, मतलब ये स्थापना में 7 थे और इन्होंने उपाध्यक्ष का पद धारण किया था। इनका नाम था लाला हरदयाल। तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को में। कब होती है? 15 जुलाई 1913 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगर ये कहा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो भी चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी वजह से भारत में नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, रमन इफेक्ट की खोज के याद के दिवस के रूप में। और जो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में रमन इफेक्ट के लिए विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1930 में इन्हें मिला था। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, सबसे पहले तो भारत रत्न जो पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 1954 में किस किस को दिया गया था? एक सीवी रमन थे, इन्हें दिया गया था। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और तीसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक वर्ष में, मतलब जब एक पुरस्कार जो है अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। और इसमें क्या रहता है? इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती और इसमें एक पीपल के पत्ते का जो वो दिया जाता है मेडल, उसमें अशोक का चिन्ह बना रहता है और उसमें भारत रत्न लिखा रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? ऋग वैदिक काल में जो है समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक साम्राज्य, मतलब जो समाज था पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था, लेकिन उस समय महिलाओं की स्थिति उत्तम थी। लोपामुद्रा, अपाला और घोषा नाम की जो विदुषी महिलाएं थीं, उस समय ऋग्वैदिक काल में ही ये इनकी उपस्थिति थी। ऋग्वैदिक काल का अगर हम समय काल बताएं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि इसकी जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को अगर हम कहें जो किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को निरंजना नदी या इसी को फल्गु नदी भी कहते हैं, इसके जो तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? अश्वत्थ नामक एक वृक्ष था, जो पीपल का वृक्ष होता है अश्वत्थ, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाद में वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। और इनके अगर गुरु की बात की जाए, बुद्ध के गुरु की बात की जाए, तो प्रथम गुरु थे इनके अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन और योग की शिक्षा ली। उसके बाद दूसरे गुरु बनते हैं रुद्रक रामपुत्र। तो अगर ये कहा जाए ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पे दिया था गौतम बुद्ध ने? तो इन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, जो मृगदांव या ऋषिपत्तनम नामक जगह है वहाँ पर। और महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कहाँ पे हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु ये हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के किस हिस्से में आलू एक संशोधित रूप है? तो आलू जो है एक स्टेम के रूप में होता है और
तने का एक संशोधन होता है जो है स्टेम के रूप में। ये एक प्रकार का, इसे कंद भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का फूला हुआ भूमिगत तना होता है। तो याद रखिएगा, आलू का एक संशोधित रूप, आलू किसका एक संशोधित रूप है? स्टेम का। इसे कंद भी कहा जाता है और ये एक फूला हुआ भूमिगत तना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा गुर्दों से संबंधित है? गुर्दों यानी किडनी से संबंधित है, तो इसका नाम है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दा विज्ञान से संबंधित है। किडनी जो साइंस है उससे संबंधित, किडनी मेडिसिन या किडनी साइंस से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। और अगर हम गुर्दे की जो बेसिक इकाई बताएं, बेसिक कार्यात्मक इकाई बताएं, तो उसका नाम क्या है? उसे नेफ्रॉन नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव के जो शरीर है उसका ताप लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो ये जो ताप नियंत्रण का काम करता है, ये कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है, वो करती है। ये मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होती है। मतलब मस्तिष्क का जो अग्र हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है, उसमें हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि उपस्थित रहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो भोजन में लार ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है और वो भोजन को निकलने के लिए लार उसमें मिलती है, यहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता, अगर हम रक्त समूह की बात करें तो वो जो रहता है उसे सर्वदाता रक्त समूह मानते हैं। और सर्वग्राही रक्त समूह जो है, जो सभी से ब्लड ले सकता है, वो AB को उसे सर्वग्राही मानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। लेकिन अगर सन पूछा जाए तो 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब महात्मा गांधी इसमें हिस्सा लेने लंदन गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक बात यहाँ पे जान लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में हुआ था, और जो दूसरा तो 1931 में हुआ, और तीसरा हुआ था 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये जो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे? ये हुए थे साइमन कमीशन की जो उसने अपनी सिफारिशें दी थी, उसके लिए भारत के जो भारतीय राजा थे, ब्रिटिश क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और भारतीय जो नेता थे कांग्रेस वगैरह के और विभिन्न दलों के, उनके साथ इन सिफारिशों के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी ये 15 मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इस समय कौन अध्यक्ष बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या चलता है? योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष बने, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा जब बनती है 1946 में, तो उसमें जो कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नाम थे सभी शामिल थे। केवल महात्मा गांधी जो थे वो
संविधान सभा में शामिल नहीं थे। इसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। अगर संविधान सभा के सदस्यों की बात की जाए, कितने सदस्य थे, तो कुल 389 सदस्य संविधान सभा के थे। और ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, ये किसके तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन अगर पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो जो भारतीय संविधान की रचना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो ये प्रश्न आ चुका है कि जो भारतीय संविधान की रचना में कौन से अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना था, तो हम बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 का हमें सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हम नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलते हैं। हम आपके लिए तीसरा जो पेट स्पेशल क्विज है, हम तीसरा क्विज लेकर आएंगे। ये 2 क्विज कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अलावा हम आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। एम लक्ष्मीकांत से बनाए हुए नोट्स से हम उसकी क्लासेस पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।